5000 सालों पुराना एक विज्ञान, भारत की वो पद्धति जिसे आज देश विदेश में जाना जा रहा है। इस विज्ञान का नाम है आयुर्वेद। वो वेद जिससे हर बीमारी का इलाज भारत में वर्षों पहले किया जाता था और आज एलोपैथिक पद्धति आने के बाद जिसे जान पहचान मिलना कम हो चुका है। लेकिन दूसरी ओर हमारे देश में कई ऐसे ज्ञानी भी हैं जो आज भी आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से लोगों का इलाज कर रहे हैं और घर बैठे उन्हें बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के या एलोपैथिक दवाइयों की ओर जाए बिना ही वो हर बीमारी का इलाज कर रहे हैं। चाहे आपके सिर के बाल झड़ रहे हों या वो सफ़ेद हो गए हों या आप बचपन में ही बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हो, या दूसरी ओर देखें तो वो बीमारी जो आज हर घर में अपने पैर पसार रही है जिसका नाम है शुगर। जी हाँ, वो बीमारी जो आज बच्चे से लेके बूढ़ों तक को परेशान कर रही है। लेकिन क्या आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति से इन सभी बीमारियों का इलाज संभव है, और संभव है तो कैसे? आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब हमें देंगे वैद्य राधा मोहन शर्मा जी, जिनके साथ हम हैं और वे वर्षों से इसी पद्धति से हर बच्चे बूढ़े का इलाज करते आ रहे हैं और उसे तंदुरुस्ती और सेहत का वरदान दे रहे हैं। वैद्य राधा मोहन जी, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में जानना चाहूँगी कि आपने कब इस आयुर्वेदिक पद्धति को अपनाया और इसके बारे में क्या क्या पढ़ाई की और कब से इलाज शुरू किया? वैद्य जी। देखिए, मेरा जन्म 13/4/1945 का है और सन 1965 में मैंने राजस्थान आयुर्वेद कॉलेज जो जयपुर में है, जिसे पुराने ज़माने में माधव विलास कहा जाता था, उसमें सन 1965 में मैंने अध्ययन के लिए प्रवेश लिया था। सन 1968 में मुझे चिकित्सा करने का अधिकार इंडियन मेडिसिन बोर्ड राजस्थान जयपुर से मिल गया था। तब से मैं लगातार निरंतर आयुर्वेद की चिकित्सा करता आ रहा हूँ और आज मुझे इस चिकित्सा को करते हुए करीबन 55 साल हो गए। 55 साल से आप मतलब इस पद्धति को अपना रहे हैं और मरीजों का इलाज कर रहे हैं। अब हम जानेंगे इस बारे में कि क्या आपका जुड़ाव शुरू से आयुर्वेदिक पद्धति में ही था या कुछ और करते करते आप इस ओर मुड़ गए और आपने इलाज शुरू किया? जब मैंने गवर्नमेंट से डिग्री प्राप्त की, राजस्थान गवर्नमेंट से डिग्री ली, उसके बाद में सन 1968 से निरंतर मैं करता आ रहा हूँ और खुद मेरी औषधियाँ स्वयं खुद मेरे हाथों से निर्माण करता हूँ। साथ ही 30 साल तक लगातार राजस्थान सरकार आयुर्वेद गवर्नमेंट के मैं आयुर्वेद चिकित्सक रहा हूँ। उसके बाद में सन 2003 में मैं रिटायर हो चुका हूँ और आज मुझे रिटायर हुए जो है कितने साल हो गए, 23 साल हो गए। आयुर्वेद में कहते हैं कि सिर्फ शरीर का इलाज ही काफ़ी नहीं होता, मन मस्तिष्क का इलाज भी आयुर्वेद की एक खासियत है, क्योंकि इन सभी चीज़ों को मिलाकर एक इंसान को स्वस्थ कहा जा सकता है। क्या ये सही है, और आज के समय में अगर हम देखें तो कहाँ तक न्यायोचित है? आयुर्वेद का सबसे पहला सूत्र है सम दोषो समाग्निश्च सम धातु मलक्रिय। आयुर्वेद में कहता है कि हर आदमी के शरीर में समदोष मतलब वात पित्त और कफ, समदोष समाग्नि, 5 अग्नियां हैं, जो जठराग्नि, पाचकाग्नि, जो 5 अग्नियां हैं। समदोष समाग्नि से सम धातु 7 धातु हैं, रस रक्त मांस मज्जा अस्थि और अंत का धातु है शुक्र। ये 7 धातु हैं, रस रक्त मांस मज्जा धातु शुक्र। ये बिल्कुल सामान्य होने चाहिए। सम धातु तो समदोष समाग्नि से सम धातु मलक रहे, प्रसन्न आत्म इंद्रिय मन, आदमी का शरीर प्रसन्न रहना चाहिए, इंद्रिय मन स्वस्थ इत्य विधायक है। ये स्वस्थ
रहने के लक्षण है। तो स्वस्थ आयुर्वेद सबसे पहले स्वस्थ आदमी को स्वस्थ रखता है और उसके बाद में जो अस्वस्थ है उसको निरोग करता है। अगर देखें तो अब तक आप कितने मरीजों का इलाज कर चुके होंगे? मैं राजस्थान गवर्नमेंट आयुर्वेद राजस्थान सरकार से रिटायर हूँ और सरकार में रहते हुए आयुर्वेद विभाग के अधीन मैंने कम से कम 20 से 25 कैंप जो लगाए हैं जिनमें मैं स्पेशलिस्ट रहा हूँ। खासतौर से श्वास, पाइल्स और बालों के रोग, इनमें मेरा विशेष अनुभव है। आज अगर एक बच्चे की भी परेशानी देखें तो उसमें सबसे बड़ी परेशानी होती है कि उसके बाल झड़ रहे हैं या असमय सफ़ेद हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण है और क्यों इतना ज़्यादा बदलाव देखा जा रहा है? देखिए, बाल बाल जो है, जब बच्चा गर्भस्थ शिशु में होता है और गर्भस्थ में 9 माह के अंदर अंदर ही पेट में ही शरीर में वो सिर में पूरे बाल आ जाते हैं। तो उसके बाद में जो बाल शुरू में ग्रोथ जो बनती है माँ के गर्भ में, वो ही छिद्र, रोम छिद्र, वो यथावत मरने दम तक बने रहते हैं। और एक आदमी के शरीर में 4 लाख से 5 लाख रोम छिद्र होते हैं सिर में। और वो जब बड़ा होता है, शिशु होने के बाद में बड़ा, तो आज के खान पीन के हिसाब से 4 साल से लेकर के और 30-35 साल तक ही बच्चों के बाल सफ़ेद होने लग जाते हैं और झड़ना भी शुरू हो जाते हैं, पिगमेंटेशन खत्म हो जाता है। उसका कारण है प्रदूषित खान पान। आज की तारीख में जनरेशन पिज़्ज़ा, बर्गर और ये जो खाते हैं वो खाने की वजह से होते हैं। इसके अलावा आयुर्वेद सिद्धांत के हिसाब से कब कौन चीज़ क्या खानी चाहिए उसका पूरा ध्यान रखते हुए यदि खाते हैं तो सारे बाल वापस भी ठीक हो जाते हैं और इसकी चिकित्सा से बाल बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, खास तौर से आंवले के प्रयोगों से। अगर किसी मरीज़ के बाल झड़ रहे हैं या किसी बच्चे के बाल झड़ रहे हैं, सबसे पहले तो हम बच्चों से ही लें या युवाओं से लें, तो क्या करना चाहिए आयुर्वेद के अनुसार? और सबसे पहला क्या ऐसा एक उपाय है या क्या ऐसा इलाज है जिससे बाल झड़ना और बाल सफ़ेद होना रोका जा सकता है? बालों के लिए सबसे प्रथम योग्य चिकित्सक के पास जाना चाहिए और योग्य चिकित्सक से ही अपना इलाज कराना चाहिए। बाल पुनः, मेरा जो अनुभव रहा है 40 साल का, उसमें मैं नए जो बाल झड़ गए हैं वो वापस पुनः उत्पत्ति हो जाती है। कितना समय लगता है? इसके समय की कोई सीमा नहीं है। क्यों? कि आयुर्वेद में के अनुसार हार्मोन्स कैपेसिटी, आदमी के हार्मोन्स प्लस हेरिडिटी, खानदानी, प्लस खुराक, उसके हिसाब से हमारा काम है केवल बालों को उगाना, बच्चों को पैदा करना, बच्चों को बड़ा करना। जैसे बच्चा उम्र के हिसाब से धीरे धीरे बड़ा होता, उसी हिसाब से 3 महीने से लेकर के और साल भर के अंदर करीब करीब बाल तो 1 महीने में उगना शुरू हो जाते हैं। मेरी जो चिकित्सा है उसका अनुभव है 40 साल का। अब बाल जो ही मैं दवा दूंगा 1 महीने में, जिनके किसी कारण से बाल झड़ गए वो पुनः नए बाल वापस उगना प्रारंभ हो जाते हैं। उसके बाद में हार्मोन कैपेसिटी, हेरिडिटी प्लस खुराक के हिसाब से जो लेगा आदमी, तो उस हिसाब से उसके बाल वापस पुनः 3 महीने से साल भर 2 साल के अंदर वो बाल पुनः पूरे जैसे पहले थे वैसे आ जाते हैं। मतलब किसी के सिर पे अगर बिल्कुल बाल झड़ गए हैं तो वो अगर लगातार इलाज लेता रहे तो साल 2 साल के अंदर बाल आना शुरू हो सकते हैं। बाल जो है कई तरह की बीमारियों बालों में होती है, जिसमें एलोपेशिया होता है, उसमें तो पूरे साल सिर के बाल ही चले जाते हैं। और जैसे हथेली है उस तरह से पूरा सिर ही और आईब्रो वगैरह सब चली जाती है। उसका इलाज अलग पे ढंग से किया जाता है। उसका भी इलाज यदि समय पर बिना एलोपैथिक में गए और बिना इंजेक्शन वगैरह लगाए यदि आयुर्वेद में आता है तो 1 महीने से लेकर के 6 महीने में पूरे बाल उग जाते हैं, जिसका मेरे पास पूरा कम से कम 500 व्यक्तियों का रिकॉर्ड है। अब हम बात करते हैं शुगर की, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी है और बहुत सारी बीमारियों को जन्म देने वाली बीमारी है।
इसका इलाज क्या आयुर्वेद में संभव है? ये एक ऐसी बीमारी है जो इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन शरीर में नहीं बढ़ने के कारण से होते हैं, इंसुलिन के प्रभाव से होती है। इसको रोकने के लिए आयुर्वेद में केवल तरीके बताए गए हैं, चिकित्सा भी बताई गई है, लेकिन ये पूर्ण रूप से आयुर्वेद से ठीक नहीं हो पाती है। इसलिए एलोपैथिक इलाज करवाते हुए आयुर्वेद चिकित्सा यदि कोई लेता है तो उसकी जड़ से यह बीमारी ठीक हो सकती है। किन किन बीमारियों का इलाज अगर आज के समय में देखें तो आयुर्वेद से संभव है? आयुर्वेद से करीब करीब सभी बीमारियों का इलाज संभव है, लेकिन इसमें रिसर्च बेस है और किसने कितने लोगों का इलाज किया उसके पास यदि रिकॉर्ड हो तो उसके आधार पर ही इलाज है। कैंसर तक का इलाज इसमें संभव है, लेकिन शुरू में कैंसर का होते तत्काल एलोपैथिक में उसकी बायोप्सी और इलाज करवाना चाहिए। उसके बाद में पुनः न हो इसके लिए आयुर्वेद की शरण में लेनी चाहिए। ल्यूकेरिया लेडीज संबंधी रोग है, उसमें भी आयुर्वेद पूर्ण सक्षम है। और बवासीर में करीब करीब 90% आयुर्वेद की खाने की दवा मात्र से पूर्ण इलाज हो जाता है। ये इलाज 10 दिन की दवा से लेकर के 1 महीने में ठीक पेशेंट ठीक हो जाता है। अगर हम आयुर्वेद की बात कर रहे हैं, आयुर्वेदिक इलाज की बात कर रहे हैं, तो संभवतः हम सभी जानते हैं कि आयुर्वेद में दवा लेने के कुछ नियम भी होते हैं और कुछ परहेज़ भी कहे जाते हैं। तो क्या उन परहेज़ों को ना करने से मरीज़ किसी और बीमारी का भी शिकार हो सकते हैं? और जो ख़ास नियम हैं, उनके बारे में भी हमारे जो दर्शक हैं उन्हें बताइए कि किन-किन चीज़ों का आयुर्वेदिक दवाई लेते समय सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होता है? जो आयुर्वेद चिकित्सा जिस पेशेंट को भी लेनी हो वो अपने परहेजों का खास तौर से ध्यान रखे। जैसे दूध पर दही का इस्तेमाल नहीं करें, है ना। मधु और शहद, मधु यानी शहद प्लस घी बराबर करना ले में, है ना। और गर्म खाने के बाद में ठंडा का प्रयोग नहीं करें। और अधिकतर हमारे आयुर्वेद के हिसाब से वात पित्त कफ 3 दोष होते हैं, तो उनकी वृद्धि को रोकने के लिए आपको उसके हिसाब से ही आप 6 रसायनों का सेवन और औषधियों का सेवन करना पड़ेगा। इसमें परहेज अनिवार्य है। सबसे बड़ा यहाँ सवाल आता है वात, पित्त और कफ। इसके बारे में भी थोड़ा बताएं कि वात, पित्त और कफ आखिर हैं क्या और इन्हें कैसे बैलेंस बना के रखा जा सकता है? एक आम इंसान कैसे बैलेंस बनाए अपने घर में ही? मैंने भी जैसे बताया था, समदोष समाग्नेय सम धातु मलय क्रिया। समदोष का मतलब वात, पित्त और कफ, ये तीनों शरीर में बराबर के होने चाहिए। यदि किसी का वायु बढ़ गया तो सिर्फ शरीर में दर्द वगैरह बढ़ जाएगा। अगर पित्त बढ़ गया तो ये बाल जो है सफेद होना शुरू हो जाएगा। और पित्त होने से एसिडिटी, अम्ल पित्त, जलन, इस तरह की बीमारी हो जाएगी। कफ बढ़ने से कफ है, खांसी और शरीर में दर्द, जोड़ों में दर्द, इस तरह की बीमारी हो जाती है। इसलिए समदोषों के हिसाब से आयुर्वेद को खान पीन, आयुर्वेद बताता खान पीन करना चाहिए। और सम धातु, सातों धातु, इनकी पोषण के हिसाब से ही भोजन लेना चाहिए। अगर हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो एक ऐसा भी योग आता है जिससे हर बीमारी का इलाज हो सकता है। तो आयुर्वेद और योग को अगर मिला दिया जाए तो क्या? आयुर्वेद और योग दोनों मिलकर के करीब करीब 70 से 80% रोगों का इलाज शीघ्र से शीघ्र संभव हो सकता है। जी। आयुर्वेद के अनुसार कुछ नियमों का पालन करना होता है, जैसा आपने खाने पीने में बताया। तो क्या नींद और दिन भर के जो क्रियाकलाप होते हैं उनमें भी कुछ नियमों का हमें पालन करना ज़रूरी होता है? आयुर्वेद के हिसाब से सभी नियमों का जो वास्तविक है वो पालन करना जरूरी है। प्रथम तो समय पर उठें, वॉक करें, और जो शुरू में जैसे दातुन है और इसी तरह से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए सब तरह से अपने हिसाब से दिनचर्या जो है उसको फॉलो करना जरूरी है।
अब हम आते हैं उसी सवाल की तरफ जिसमें वैद्य जी का इस स्पेशलाइजेशन है कि बालों को कैसे झड़ना रोका जाए, कैसे बालों को सफ़ेद होने से रोकें और कैसे बालों से जुड़ी और भी कई सारी जो समस्याएं हैं उनसे निजात पाया जा सकता है। बालों के लिए सबसे पहले तो साबुन का ही इस्तेमाल करें। एक तो ये जितने भी शैम्पू हैं, शैम्पू लगाने से बालों में जल्दी से जल्दी झड़ना और सफ़ेद होना जरूरी हो जाता है। क्यों कि जो इसकी मिलन ग्रंथियां हैं, वो सिर की जो बालों की जो रोम छिद्र है सब बंद हो जाते हैं और खराब हो जाते हैं। इसलिए एक तो वो नहीं करें और बालों में खान पीन में पूरा ध्यान रखें। ज़्यादा पित्त संबंधी मतलब गर्म वस्तुओं का प्रयोग ना करें, ज़्यादा धूप में नहीं घूमें, गर्म वस्तुओं का प्रयोग नहीं करें और आहार विहार का ध्यान रखें। आपने कहा ज़्यादा धूप में नहीं घूमें, लेकिन अगर वर्तमान की जो आवश्यकताएं हैं, अगर कोई काम करता है या धूप में घूमता है तो उसके लिए कोई नियम ऐसे हैं जिससे वो अपने बालों को भी सलामत रख सके और अपना काम भी कर सके? आयुर्वेद औषधियों में ठंडी चीजें, आंवला है और या खट्टी चीजें अधिक से अधिक मात्रा में विशेष प्रोटीन खाने से ये सब संभव है। बाल बिल्कुल ठीक और स्वस्थ रहेंगे। अब हम आते हैं सबसे ज़्यादा जो आज के समय की ज़रूरत है वो है, इस समय गर्मी शुरू हो चुकी है और तेज़ धूप से हर कोई परेशान है। तो ऐसे में हम क्या-क्या आयुर्वेद के अनुसार नियम अपना सकते हैं और अपनी दिनचर्या को सही रख सकते हैं? अधिक धूप में नहीं घूमे, घूमने से पहले जो है खूब पानी पिए। पानी पीने के अलावा भी अधिकतर आंवले का प्रयोग ज़्यादा लेवें, ठंडी चीज़ों का प्रयोग ज़्यादा लेवें, छाछ दही और कैरी और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा लें, नींबू पानी ज़्यादा लेवें जिससे शरीर में किसी तरह की तकलीफ न हो। तो ये थे हमारे साथ वैद्य जी, जो कि पिछले काफ़ी वर्षों से इलाज कर रहे हैं आयुर्वेद के अनुसार और अनगिनत मरीज़ों का इलाज कर चुके हैं और उन्हें तंदुरुस्ती का वरदान दे चुके हैं। इन्हीं के साथ हम बने रहेंगे और आपको भी उन बीमारियों के बारे में इलाज बताते रहेंगे जो कि आज हर घर की परेशानी है और हर कोई उन बीमारियों का इलाज चाहता है। मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया, अंबिका सहयोगी अजीत के साथ। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें मॉर्निंग न्यूज इंडिया को और जुड़े रहिए हमारे साथ।